हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित गुप्ता एके आरजी सर आपके लिए लेकर आया हूं आज एक बहुत बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि वर्क डन निकाला कैसे जाता है। ये इस पूरे लेक्चर का, इस पूरे चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर होगा, तो इसमें हम केवल और केवल हमारा फोकस आज वर्क डन के ऊपर रहने वाला है। हम देखेंगे कि वर्क डन होता क्या है, निकाला कैसे जाता है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है इसका। ये सारी बातें करेंगे हम आज के लेक्चर के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला चैप्टर, डेली लाइफ से इसको हम रिलेट करके चलेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है वर्क डन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वर्क डन होता है इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, इसको लिखते कैसे हैं। 9th क्लास से बच्चा आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो इस टॉपिक को कि वर्क डन कैसे लिखा जाता है, लेकिन 9th क्लास में आपने इसका एक सिंप्लीफाइड रूप देखा था और 9th क्लास में हमने कहा था वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा था हमने वर्क डन के लिए? हम लोगों ने कहा था वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं वर्क डन का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था। वर्क डन का फॉर्मूला लिखा था हमने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये 9th क्लास की डेफिनेशन थी जिसमें हमने कोई एंगल्स नहीं लिए थे, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं करी थी। लेकिन जब हम 11th क्लास में आते हैं, आप ऑलरेडी इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो, वेरिएबल चीजें पढ़ चुके हो, तो थोड़ा सा हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल फॉर्मूला है इसके लिए, तो मैं उसकी बात करूंगा यहां पर और वहां से हम अपनी चीजें स्टार्ट करेंगे। वहां से हम सॉल्व करते करते इस फॉर्मूले पर भी आएंगे कि ये फॉर्मूला कि वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किस स्पेशल केस में लगता है, जो कि आप 9th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे थे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। एक अच्छा सा कलर ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का बच्चा फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी आर। सबसे पहले यहां पे बताते हैं बेटा, यहां पर आ रहा है एक डॉट प्रोडक्ट, किसके बीच में आ रहा है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आ रहा है। एफ क्या है? फोर्स, और डी आर क्या है? एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स एक पार्टिकल को एक पाथ पर चलाएगा, फोर्स एक पार्टिकल को एक पाथ पर चलाएगा और जब वो उस पाथ पे जाएगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वहां से वर्क निकलेगा। ठीक है ना। अभी इसके बारे में हम और डिटेल में बात करते हैं। धीरे 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 हम चीजों को सॉल्व करते चले जाएंगे तो कहानी पूरी आपको समझ में आती हुई चली जाएगी। एकदम से बाउंसर नहीं मारेंगे, धीरे धीरे हम चीजें पढ़ते खोलते हुए चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं यहां पे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। पहली बात आपको यहां पर यह समझनी है कि यहां पर आ रहा है एक डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब स्केलर प्रोडक्ट भी होता है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब स्केलर प्रोडक्ट भी होता है और स्केलर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। ये क्या है बच्चों? ये है एक डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट है ये, और डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है? स्केलर क्वांटिटी आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि वर्क डन कैसा है? वर्क डन कैसी क्वांटिटी है? वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसके पास डायरेक्शंस नहीं होती हैं, केवल और केवल उसकी एक वैल्यू होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो वर्क डन के पास कोई डायरेक्शन तो है नहीं, ठीक है ना। तो वर्क डन का क्या लिख रहे हैं? वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी लिख रहे हैं और उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। अभी इसको बच्चा चिंता नहीं करनी सर, इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला लिख दिया आपने, यहां तो दो दो वेक्टर लगा दिए आपने, बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा दिया आपने, इंटीग्रेशन लगा दिया आपने। हमें तो ये पहले वाला फॉर्मूला सिंपल लग रहा था सर, ठीक है ना। लेकिन जब आप 11th में आएंगे, जब आप 11th में आएंगे तो आपको ये फॉर्मूला चाहिए होगा, ये फॉर्मूला चाहिए होगा। लेकिन अभी चिंता वाली बात नहीं है, धीरे 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 करके हुए हम इस फॉर्मूले तक पहुंचेंगे। आज की क्लास में हम फाउंडेशन डालेंगे और धीरे धीरे करते 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 मैं आपको समझाऊंगा कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है। फिलहाल आपको यह समझ में आना चाहिए कि वर्क डन क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है जो दो वेक्टर्स पर डिपेंड करती है।
वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है जो दो वेक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन से दो वेक्टर्स हमारे पास हैं? एक फोर्स है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट है। तो ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये है फोर्स, और dr क्या है? ये है डिस्प्लेसमेंट। ये है फोर्स, ये है डिस्प्लेसमेंट, बीच में क्या आया बच्चों? डॉट प्रोडक्ट आया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कहानी अभी खत्म नहीं है बच्चों। ये डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है इसके बारे में भी हमें और अभी चर्चा करनी है। सारा का सारा खेल जहां पर आपको फंसाया जाता है, जहां पर आपको फंसाया जाता है, सारा का सारा खेल कहां है? इस डिस्प्लेसमेंट में ही छुपा है। अभी आपको समझाऊंगा। अभी आपको क्यूरियोसिटी हो रही हो कि सर डिस्प्लेसमेंट में क्या? वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी समझ में आएगा बेटा उसमें बड़ी बात क्या है, देखते जाओ बच्चों। ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले हमने कहा कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। थोड़ा सा पहले इसके डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं और ज्यादा इन डेप्थ में जानने से पहले। ठीक है, अगर डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशनली हम क्या कहेंगे? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट किसमें होता है? मीटर में। अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो फोर्स होता है न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर में। तो वर्क डन के लिए जो यूनिट आएगी, यूनिट ऑफ वर्क डन क्या लिख पाएंगे आप? क्या लिख पाएंगे आप? वर्क डन की यूनिट आप लिख पाएंगे न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर लिख पाएंगे। इसको आप एक और तरीके से बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है जूल्स। इसको बोला जाता है जूल्स। न्यूटन मीटर या जूल्स एक ही बात है बेटा। न्यूटन मीटर बोल लो या जूल्स बोल लो, एक ही बात है। इसको बोलते हैं एसआई यूनिट। अगर आप इसका सीजीएस लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? न्यूटन का अगर सीजीएस में जाएं तो वो कहलाता है डाइंस। डायंस नहीं, डाइंस। ठीक है ना? तो क्या होगा ये? DYNES, डाइंस। और मीटर का क्या बनेगा? सेंटीमीटर। मीटर का क्या बनेगा? सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। तो यहां पर क्या आया? हमारे पास आया डाइंस, सेंटीमीटर। डाइंस एंड सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर हम इसको भी नाम लिखना चाहिए, जैसे हमने कहा न्यूटन मीटर को हम जूल्स बोल सकते हैं, तो डाइन सेंटीमीटर को भी कुछ और बोल सकते हैं क्या? तो इसको हम बोलते हैं अर्ग्स। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं अर्ग्स। ठीक है ना? तो डाइन सेंटीमीटर और यहां पर क्या आया? अर्ग्स। ये आया हमारे पास। ठीक है, इनके बीच में भी एक रिलेशन रहता है बच्चों, और वो रिलेशन होता है 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग्स। 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग्स। ठीक है ना? इसको भी आप याद कर सकते हैं, इसको भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना? ये रिजल्ट भी आपको याद रहेगा। तो जेई मेंस और मेडिकल में आपको कहीं ना कहीं पर ये यूजफुल हो सकता है, जहां पर वैल्यू आपको सीजीएस में दे दी जाए, अर्ग्स लिख दिया जाए, एंड आप अपना सर खुजाते रहें कि सर ये निकाले कैसे अर्ग्स को। तो अर्ग्स का कन्वर्जन क्या है? 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग्स होता है। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आई होंगी। अभी हम बस बात क्या कर रहे हैं कि वर्क डन का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, वर्क डन को लिखा कैसे जाता है। अभी हम आगे चलेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि वर्क डन आखिरकार फिजिकली क्या चीज है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे निकालें। हमने लिख तो दिया फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, डॉट प्रोडक्ट है, इंटीग्रेशन है, इन सब का मीनिंग क्या है। जैसे जैसे मैं आपको आगे लेके चलूंगा अपने साथ, वैसे वैसे मैं इसकी कहानी को खोलता हुआ चला जाऊंगा। लेकिन किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूले में जानने से पहले उसके अंदर जो चीजें हैं उनके मीनिंग को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ठीक है ना? अभी मैं आपको जबरदस्ती का इंटीग्रेशन नहीं कराने वाला हूं, वेट करेंगे उसके लिए। ठीक है ना? अभी हम क्या कहेंगे? सर आपने लिखा F इज द फोर्स, दैट मींस वर्क डन किसका निकाला जाता है? एक फोर्स का निकाला जाता है। वर्क डन किसका निकाला जाता है? एक फोर्स का निकाला जाता है। सर dr क्या लिखा हमने? dr लिखा डिस्प्लेसमेंट। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, एक फोर्स के द्वारा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, छोटा सा वर्क आएगा, उन सभी छोटे छोटे वर्क को जोड़ देंगे इंटीग्रेशन के जरिए, तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा। ठीक है ना? तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा। लेकिन फिलहाल मेरा जो कंसंट्रेशन है यहां पर वो इंटीग्रेशन पर नहीं है। जब मैं इंटीग्रेशन पर आऊंगा तब उसके बारे में आपको और डिटेल में समझाऊंगा कि हमें इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ रहा है। यहां पर
इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे यहां पर क्या समझना है, उससे पहले बेटा मुझे समझना है डिस्प्लेसमेंट को। फोर्स सब जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसका लेना है। अगला क्वेश्चन ये है कि सर डिस्प्लेसमेंट किसका लेना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट किसका लेना है ये बात मैं आपको समझाने की यहां पर करता हूं कोशिश। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको लेना किसका है। देखिए, जब मैं बच्चों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि बच्चों आप बताओ किसका डिस्प्लेसमेंट लेना है, तो बच्चा कहता है सर ऑब्जेक्ट का। किसका डिस्प्लेसमेंट लेना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट लेना है सर जी। डिस्प्लेसमेंट किसका लेना है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट लेना है। ठीक है ना, तो आप भी बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट लेना है। अगर मैंने डोर पे फोर्स लगाया तो डोर का डिस्प्लेसमेंट लेना है, पंखे पे फोर्स लगाया तो पंखे का डिस्प्लेसमेंट लेना है, यही लगता है हमको। ठीक है ना, लेकिन यहां पर ये पूरी तरीके से सही नहीं है, ये 100% एक्यूरेट नहीं है। अभी आप सर खुजा रहे होंगे कि सर ये क्या कह रहे हैं, हम तो यही पढ़ते हुए आए हैं जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट लेना है, ये आपने क्या कह दिया सर। ठीक है ना, तो अभी समझ में आएगा, धीरे 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 मैंने कहा सारी परतें खुलती हुई चली जाएगी। फिलहाल के लिए इंटीग्रेशन से ज्यादा डरना नहीं है, आगे चलेंगे तो उसके बारे में समझाऊंगा। फिलहाल मैं क्या कह रहा हूं, आपको क्या करना है, फिलहाल आपको समझना है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सारा कंसंट्रेशन हम इसके ऊपर लगाएंगे कि सर आपने जो ये बात कह दी है कि डिस्प्लेसमेंट यहां पर पूरे ऑब्जेक्ट का नहीं लेना होता, किसका लेना है अभी सर आपने बताया नहीं है। खोलेंगे, सस्पेंस थोड़ा सा क्रिएट करेंगे, धीरे धीरे परतें खोलेंगे, तब मजा आएगा। तो बढ़ते हैं बच्चा आगे, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अपनी बात को समझाने के लिए मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लेने वाला हूं आपके सामने। अपनी बात को समझाने के लिए यहां पर एक शानदार एग्जाम्पल आपके सामने लेने वाला हूं, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो देखते हैं बच्चा। यहां पर हमारे पास एक रॉड है जो कि इस पॉइंट पर क्या है, हिंज है। हमारे पास एक रॉड है जो कि इस पॉइंट पर क्या है, हिंज है। हिंज का मतलब उसके अबाउट घूम सकती है, उसके अबाउट घूम सकती है। ठीक है ना, हमने बॉटम मोस्ट पॉइंट पर एक फोर्स लगा दिया है और ये फोर्स कैसा लिया हमने लिया है कांस्टेंट फोर्स। हमने कैसा फोर्स लिया बच्चा, कांस्टेंट फोर्स लिया। ठीक है ना, ये फोर्स की ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही है ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ये फोर्स हमेशा क्या लग रहा है, राइट में लग रहा है। ठीक है ना, और इसका जो लेंथ है रॉड का वो L ले लिया। रॉड का लेंथ कितना ले लिया हमने, L ले लिया। अब जब हम यहां पे ये फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, जब हम यहां पे एक फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये फोर्स इस रॉड को घुमाएगा ना, ये फोर्स इस रॉड को घुमाएगा ना। ठीक है ना, तो अब देखिए ये रॉड जो है वो घूम रही है, ये रॉड जो है वो क्या कर रही है, ये रॉड रोटेट कर रही है और रोटेट करते 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 यहां तक पहुंच गई है। इस पर अभी भी फोर्स लग रहा है F, इस पर अभी भी फोर्स लग रहा है F। नाउ ये 90 डिग्री से घूम चुकी है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस रॉड। जब मैंने बच्चों से पूछा बच्चों dr किसका डिस्प्लेसमेंट है, तो बच्चों ने मुझे जवाब दिया सर ऑब्जेक्ट का जिस पर लगाया है हमने फोर्स। तो हमने फोर्स किस पे लगाया, रॉड पे लगाया। अब मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा बेटा रॉड की डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब सर खुजा रहे होंगे कि सर रॉड की डिस्प्लेसमेंट क्या लिखें, रॉड की डिस्प्लेसमेंट क्या लिखें। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि रॉड का हर एक पॉइंट अलग अलग डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट यहां से यहां आ रहा है, ये वाला पॉइंट यहां से यहां आ रहा है, ये वाला पॉइंट यहां से यहां आ रहा है। रॉड के हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अलग है, रॉड के हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अलग है। तो रॉड की डिस्प्लेसमेंट क्या लिखें, जैसा कि मैंने कहा था कि जो वर्कडन का फॉर्मूला होता है, हम जब वर्कडन का फॉर्मूला लिख रहे हैं इंटीग्रेशन F डॉट dr, यहां पे dr डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है। पूरे ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट का कोई मीनिंग ही नहीं रहा यहां पर। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा, अलग अलग आ रहा है। ठीक है ना, हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा, अलग अलग आ रहा है। क्योंकि अगर अलग अलग आ रहा है तो किस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे? इसका डिस्प्लेसमेंट छोटा है, इसका बड़ा है, इसका और बड़ा है, किस पॉइंट का लिखेंगे? तो कुछ बच्चे मन में सोचेंगे सर हमने सुना है सेंटर ऑफ मास का। ठीक है ना सर, आप सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट ले लो। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा फिलहाल सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास हम आगे पढ़ाते हैं। तो कुछ बच्चे बोले सेंटर का डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे। ठीक है ना, नहीं, यहां पर सेंटर या सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट भी नहीं लेना है। तो यहां पर किसका डिस्प्लेसमेंट लेना है? तो बहुत ध्यान से आपको समझना है। जब आप किसी फोर्स का वर्कडन निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट लेंगे किसकी? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, अब बात को बहुत ध्यान से सुनना है बच्चों। ठीक है ना, वरना गलती कर बैठोगे फिर बोलोगे सर ने तो बताया नहीं। सर ने बताया है, ध्यान से सुनो। डिस्प्लेसमेंट किसका लेना है? डिस्प्लेसमेंट लेना है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का। हिंदी में बताता हूं, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लेना है। आपको पूरे रॉड का डिस्प्लेसमेंट नहीं लेना, रॉड के सेंटर का नहीं लेना, या सेंटर ऑफ मास का नहीं लेना। किसका लेना है? जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लेना है। समझ में आया बच्चा आपको बात? ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये किस पॉइंट पे लग रहा है? ये जो फोर्स है किस पॉइंट पे लग रहा है? ये फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पर। ये रहा वो पॉइंट, रॉड का बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट लेना रहेगा। इस डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे आप। आ रही बात समझ में आपको? जो ये पॉइंट है ना, ये जो जिस पाथ पे जा रहा है आपको वो कंसिडर करना है। आपको सेंटर नहीं करना है, आपको हिंज नहीं करना है। ठीक है बच्चों, यहां पर वैसे 3 फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स F दिखाई दिया, एक और फोर्स है कौन सा? ग्रेविटी, mg वाला फोर्स। एक और फोर्स है कौन सा? हिंज पे लगने वाला फोर्स। हिंज पे लगने वाला फोर्स। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से फोर्स है? mg वाला फोर्स है और हिंज पे लगने वाला फोर्स है। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, तो mg का जो फोर्स है इसके लिए जब वर्कडन निकालेंगे तो किसका लेंगे डिस्प्लेसमेंट? तब लेंगे इस सेंटर ऑफ मास का। mg हमेशा सेंटर ऑफ मास पे लगता है। जिसको अभी सेंटर ऑफ मास नहीं पता उसके लिए सेंटर पे लगता है। ठीक है, आगे चलकर क्लियर करेंगे सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर क्या होता है, क्या फर्क है, क्या सिमिलैरिटीज है। रॉड के लिए फिलहाल सब कुछ सेम ही है। तो mg हम दिखा रहे हैं सेंटर पे या सेंटर ऑफ मास पे। तो mg का वर्कडन निकालने के लिए हमें सेंटर ऑफ मास का ही डिस्प्लेसमेंट देखना होगा। ठीक है, रॉड के लिए इस पॉइंट, फोर्स F के लिए इस पॉइंट का, mg के लिए सेंटर ऑफ मास का, और हिंज के लिए किसका देखेंगे? हिंज पॉइंट का। हिंज पॉइंट चला कि नहीं चला? नहीं चला। हिंज पॉइंट तो वहीं का ही है। हिंज पॉइंट नहीं चला तो अगर मैं आपसे पूछ लूं, समझ गए होंगे, अगर मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज द वर्क डन बाय हिंज फोर्स, आपका आंसर ऑटोमेटिकली कितना आएगा? 0, क्योंकि हिंज पॉइंट तो चला ही नहीं। क्योंकि हिंज पॉइंट तो चला ही नहीं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैंने कह तो दिया, आपने सुन भी लिया, आपको समझ भी आया, लेकिन अभी भी अंदर सिंक इन नहीं हुआ है बात कि कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये कि हमें डिस्प्लेसमेंट किसका चाहिए? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का चाहिए। जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का चाहिए। तो इसको समझाने के लिए मैं भी और केसेस आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपको बातें समझ में आए। ठीक है, ताकि आपको बातें समझ में आए।
फिलहाल अगर आप देखते हैं कि ये जो फोर्स का फॉर्मूला है एफ डॉट डी आर, तो यहां पर जो डॉट प्रोडक्ट है अगर आप इसको ओपन करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट को ओपन करने में क्या मिलता है, एफ डी आर कॉस थीटा। क्या मिलेगा आपको, एफ डी आर कॉस थीटा। यहां पर थीटा किसके बीच में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। थीटा किसके बीच में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो अब देखिए वर्क मैंने कहा था एक स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या वर्क डन नेगेटिव हो सकता है? क्या स्केलर क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो सकती है? द आंसर इज यस। स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों हो सकता है। स्केलर का मतलब ये नहीं कि वो पॉजिटिव ही होगा हमेशा, ठीक है ना। स्केलर में क्या होगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक, वैसे ही वर्क डन भी है, वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव उसकी डायरेक्शन नहीं बताएंगी। वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। वेलोसिटी -25 मीटर पर सेकंड मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब नेगेटिव एक्सिस के अलोंग। प्लस माइनस क्या बताते हैं, डायरेक्शन। और स्केलर क्वांटिटी में क्या बताते हैं, प्लस माइनस उनकी वैल्यू। डायरेक्शन नहीं होती, उनकी वैल्यू होती है। तो वर्क डन की जब हम बात कर रहे हैं यहां पर, और हमने कहा कि वर्क डन क्या हो सकता है, वर्क डन हो सकता है पॉजिटिव, वर्क डन हो सकता है जीरो और वर्क डन हो सकता है नेगेटिव, डिपेंडिंग कि ये एंगल कितना है। वर्क डन के ये तीन केसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो वर्क डन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, कब होगा वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव होगा जब एंगल क्या हो, एक्यूट हो। 0 और 90 के बीच में रहेगा, 0 भी इंक्लूडेड है उसमें, 90 इंक्लूडेड नहीं है पॉजिटिव के लिए। ठीक है, तो अगर थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में रहती है तो वर्क डन क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अच्छा, वर्क डन 0 कब आएगा, वर्क डन 0 तब आएगा जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी। क्यों, क्योंकि cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0। ठीक है ना। मान लिया आपने एक बैग अपने सर पे उठा लिया और आप चल रहे हैं, ठीक है ना। ग्रेविटी बैग पे लग रही है नीचे, आप जा रहे हैं आगे, तो ग्रेविटी के फोर्स का जो वर्क डन आएगा, ग्रेविटी नीचे, आप जा रहे हैं आगे, कितना एंगल बन रहा है, कैसे देख लीजिए, सर पे कुछ रखा हुआ है आपने, आप आगे जा रहे हैं, ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो एंगल कितना बना, 90 डिग्री बना। अगर एंगल 90 डिग्री बना तो वर्क डन कितना आया, 0। तो वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी 0। नेगेटिव कब होगा, जब ये एंगल क्या हो, एंगल क्या हो, ग्रेटर देन 90 हो। जब ये एंगल 90 और 180 के बीच में बेसिकली रहता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री का एंगल रहता है, ठीक है ना, तब वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क डन 0 भी हो सकता है। इनके ऊपर हम बात करते हैं और आगे इनके बारे में और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक कहीं पर भी मैं इंटीग्रेशन को लेकर बात नहीं कर रहा हूं, तो घबराने की कोई जरूरत अभी तक नहीं है। अभी मैथमेटिक्स पे मैं आऊंगा, अभी पहले फिजिक्स समझते हैं, ठीक है ना। ये इलस्ट्रेशन बेटा समझ में आ रही है आपको कि यहां पर क्या हो रहा है। अभी इसके ऊपर एग्जैक्ट एक न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगा कि कितना वर्क डन निकला। अभी बता रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट किसका लेना है वर्क डन निकालने के लिए, आगे निकाल के दिखाऊंगा कितना आया वर्क डन। ठीक है ना बच्चों, तो अभी हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ठीक है, ठीक है बच्चों, एक बहुत ही बढ़िया केस आपके सामने आ रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो ये आदमी जो है ये वॉक कर रहा है। ठीक है, ये आदमी आगे चलते हुए जा रहा है, ये आदमी वॉक कर रहा है। ठीक है, अब हम जानना चाहते हैं बेटा, अब हम जानना चाहते हैं बेटा कि इसके अंदर जब ये आदमी वॉक कर रहा है, ठीक है, तो इसमें इसके पैरों पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उस फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी और उसका वर्क डन क्या होगा। तो सबसे पहला मिसकंसेप्ट जो हम लॉज ऑफ मोशन में क्लियर करते हैं कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है ना, यहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि जो ये आदमी है ये आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये आदमी आगे की तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। ये आदमी जा रहा है इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से।
ठीक है ना। अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि इसके पैरों पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो किस डायरेक्शन में है, इसके पैरों पे लगने वाला फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में है, ठीक है ना। इसके पैरों पे लगने वाला फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में है ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे यहां पे बोलेंगे सर फ्रिक्शन तो अपोज करता है मोशन को, तो पीछे लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो काफी सारे बच्चे क्या बोलेंगे, सर फ्रिक्शन तो पीछे लगेगा, लेकिन बच्चों ये आंसर नहीं है। फ्रिक्शन लगता है उल्टा, इस केस में फ्रिक्शन लगता है आगे, ठीक है ना। फ्रिक्शन कहां लगता है इसके ऊपर, फ्रिक्शन लगता है इसके पैर पर आगे, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। क्यों लगता है, थोड़ा सा इसके बारे में और समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों फ्रिक्शन इस केस में आगे लग रहा है। काफी सारे बच्चे इस वक्त पजल हो चुके होंगे कि सर ये तो आपने बिल्कुल हमारा जो सोच रहे थे उससे उल्टा ही कर दिया, ठीक है ना। देखिए आगे बढ़ने के लिए आपको पैर से जमीन को पीछे धकेलना पड़ता है। जब आप जमीन को पीछे धकेलते हैं तो जमीन आपके पैर को आगे धकेलती है, और जिस फोर्स से वो आपके पैर को आगे धकेलती है वो होता है फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो हर बार ये याद कर लेना कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट होगा, ये गलत है। फ्रिक्शन टॉपिक के अंदर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं इस बात को बेटा कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज नहीं करता, इनफैक्ट फ्रिक्शन कॉज भी करता है। अगर आप एकदम फ्रिक्शनलेस ग्राउंड पर हैं और आपने स्केट्स पहन रखे हैं, एकदम फ्रिक्शनलेस ग्राउंड पर हैं, आपने स्केट्स पहन रखे हैं और खड़े हुए आराम से, बाप अब आपको कहो चल के दिखाओ, चल के दिखाओ, आप चल ही नहीं पाओगे, आप फिसल के वहीं गिर जाओगे, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जमीन पे जब तक फ्रिक्शन नहीं होगा आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप पैर आगे रखोगे, जमीन को पीछे धकेलोगे, आपका पैर पीछे आ जाएगा, जमीन पे आप फोर्स लगा ही नहीं पाओगे क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, ग्रिप बने ही नहीं। तो आगे बढ़ने के लिए आपको जमीन को पीछे धकेलना पड़ेगा और जमीन आपके पैर को आगे धकेलेगी। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिए कि अगर आप आगे की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो आपके ऊपर फ्रिक्शन भी आगे की तरफ रहेगा। हाँ, अगर आप रुकने की कोशिश करेंगे तो फिर आप जमीन को पीछे धकेलना शुरू कर देंगे अपने पैरों से, ठीक है ना। और उस केस में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा और आपको रोकेगा। तो चलाएगा भी कौन, फ्रिक्शन, वो रोकेगा भी कौन, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज नेसेसरी ईवल, जिसको हम कहते हैं। रोकने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, चलाने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, दोनों के लिए फ्रिक्शन चाहिए हमें, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई आपको कि फ्रिक्शन कहां लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। अगर ये आगे जा रहा है फ्रिक्शन की वैल्यू भी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी आगे ही रहेगी, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है इसकी, इसकी डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो रही है, ये जा भी आगे रहा है, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी आगे हो रही है, ठीक है ना। मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट भी दिखा देता हूं, देखो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो रही है, जा भी ये आगे रहा है और यहां पर इसकी एक्सेलरेशन भी आगे है और फ्रिक्शन भी आगे है, ठीक है ना। तो आगे की तरफ फ्रिक्शन लगा, गया भी आगे, आगे की तरफ फ्रिक्शन लगा और ये गया भी आगे ही, ठीक है ना। जब ऐसा होगा कि ये आगे की तरफ ही जा रहा है, फ्रिक्शन भी आगे की तरफ लग रहा है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है, मेरा क्वेश्चन यहां पे वर्क को लेकर आपसे ये है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो होगा कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो होगा कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है। हिंट दे रहा हूं, इसके लिए आपको कुर्सी से उठकर एक्चुअल में चल के देखना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्चुअल में चल के देखना पड़ेगा, चलते कैसे हम आखिरकार, सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं तो पूरे कॉन्फिडेंस से गलत आंसर मार्क करके आओगे, पूरे कॉन्फिडेंस से गलत आंसर मार्क करके आओगे। सोच लिया होगा आपने, ठीक है ना। तो मैं आपको आंसर बताता हूं इसका, ठीक है ना। आप में से काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर इसका आंसर आना चाहिए पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि फोर्स भी आगे है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे है। आपने कहा कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, एंगल जीरो है इनके बीच में, तो वर्क डन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है ना। तो सर आंसर होगा पॉजिटिव, बट आंसर पॉजिटिव नहीं है, रॉन्ग आंसर है पॉजिटिव। अब फिर आप परेशान हो जाएंगे, सर ये क्या हो रहा है, हम तो जो आंसर दे रहे हैं सर सब गलत आ रहा है, ये क्या हो रहा है सर, ठीक है ना। गलतियों को ही तो ठीक करने के लिए मैं आया हूं, गलतियों को ठीक करने के लिए मैं आया हूं। तो देखो बेटा, यहां पर आंसर जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप कैसे चलते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। आप एक पैर जमीन पे रखते हैं और दूसरा पैर हवा में उठा लेते हैं, चल के देखिए आप।
आपको मेरे पैर तो यहां पर नहीं दिख रहे होंगे, तो थोड़ा सा मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, ठीक है ना। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, हमारे ये पैर है, ठीक है, तो आप आगे कैसे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पास आ जाता हूं मैं आपके और कैमरा में ध्यान से देखिएगा बच्चों। लो भाई, हम कैसे चलते हैं, हम एक पैर जमीन पे रखते हैं और दूसरा पैर हवा में उठाकर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। एक पैर हमारा जमीन पे होता है और दूसरा पैर हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जब हम दूसरा पैर आगे बढ़ा रहे हैं, जो पैर चल रहा है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है ना, जो आगे बढ़ रहा है पैर, उस पर तो फ्रिक्शन है ही नहीं, वो तो हवा में है। और जिस पैर के ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है, जिस पैर के ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है, उस पैर पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, वो पैर तो आगे ही नहीं बढ़ रहा है, वो तो वहीं का वहीं जमा खड़ा है, ठीक है ना। तो जिस पैर पे फ्रिक्शन लग रहा है वो पैर आगे नहीं जा रहा है, वो वहीं पे रुका हुआ है, उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो जिस पैर पर फोर्स है उस पैर की डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। और जो पैर का डिस्प्लेसमेंट है उस पर फोर्स कितना, 0, ठीक है ना। तो एक केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और दूसरे केस में हमारे पास फोर्स है। जिसकी डिस्प्लेसमेंट है उस पर फोर्स नहीं, जिस पर फोर्स है उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसलिए दोनों पैर पर ही फ्रिक्शन का बटन कितना आया बच्चों, 0। अब आपको समझ में आया हमारा आंसर 0 क्यों आ रहा है। द करेक्ट आंसर इज 0। बहुत ही अनइंट्यूटिव है, हमें लगता है सर आंसर इसमें पॉजिटिव आना चाहिए। अगर मैं पहले आपको डायरेक्शन नहीं बताता तो बहुत सारे बच्चे बोलते सर आंसर आना चाहिए नेगेटिव, फ्रिक्शन उल्टा लगा देते। तो इसमें 2 कैच हैं, इसमें आपके सामने 2 कैच हैं। पहला कैच क्या है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, दूसरा कैच क्या है यहां पर, दूसरा कैच क्या है यहां पर कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो है आगे, लेकिन आपको पूरे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं देखना है, जिस पॉइंट पर वो फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखना है। और वो पॉइंट तो चला ही नहीं, वो पॉइंट तो रुका रहा, जमीन पे अटका रहा, दूसरा पैर चला, उस पर तो फोर्स नहीं। तो अगर आपका पूरा कंसंट्रेशन जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट पर होगा तो आप कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे, आप कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। बुक्स वगैरह आपको सब चीजें इतनी डिटेल में नहीं समझाती हैं, ठीक है ना, इसलिए आप बार बार गलती करते रहते हैं। कुछ क्वेश्चन में आंसर आता है, कुछ में नहीं आता है। कॉन्सेप्ट समझ लिया तो सारा क्वेश्चन बढ़िया से बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आने वाली है, ठीक है बच्चों। ये केस समझ में आया आपको, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग अब, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। ऑलराइट, तो जो नेक्स्ट केस है हमारे पास, ठीक है, इसमें हमारे पास जो पर्सन है वो स्टेयर केस के ऊपर चढ़ रहा है, जो पर्सन है वो स्टेयर केस के ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है ना। जब ये पर्सन स्टेयर केस के ऊपर चढ़ रहा है, हम जानना चाहते हैं कि इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा उस नॉर्मल रिएक्शन का क्या हमारे पास वर्क डन आने वाला है, ठीक है ना। तो अब देखिए, जब ये पैर इस तरह से चलेगा तो नॉर्मल रिएक्शन इसके पैर पर ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है ना। नॉर्मल से कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। और जा कहां रहा है अल्टीमेटली, ये स्टेयर केस चढ़ के ऊपर जा रहा होगा, तो जा रहा है ये ऊपर। नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर लग रहा है, जा भी ये ऊपर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर लग रहा है, जा भी ये ऊपर रहा है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या आएगा, ऑब्वियसली आपके सामने, कि अगर ये ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, तो जो वर्क डन है नॉर्मल रिएक्शन का, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन जो है वो 0 होगा, कि वो पॉजिटिव होगा, कि वो नेगेटिव होगा, वर्क डन क्या होगा, ठीक है ना। तो यहां पर भी हम जल्दबाजी में क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं सर फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, वर्क डन क्या आया, पॉजिटिव। नहीं, अगेन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को आपको देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। पूरे ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट से मतलब। तो कैसे चढ़ते हैं स्टेयर केस, अगेन आपको बहुत ध्यान से स्टेयर केस चढ़कर देखना पड़ेगा, एक एक स्टेप करके देखना पड़ेगा, ठीक है। आपने देखिए ये पैर यहां रखा, इस पर नॉर्मल लग रहा, तो जो दूसरा पैर है वो पैर ऊपर जा रहा है। दूसरा पैर देखिए जो हवा में है, इस पर अपना ध्यान रखिए, जो पैर यहां पर हवा में है ये पैर ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो जो पैर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस पर तो नॉर्मल है ही नहीं, और जिस पैर पे नॉर्मल लग रहा है उस पैर का डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जिस पर नॉर्मल है उस पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जिसका डिस्प्लेसमेंट है उस पर फोर्स नहीं है। इससे आपको क्या समझ में आया,
इससे आपको ये समझ में आया कि वर्कडन क्या होना चाहिए इस केस में भी 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए वर्कडन? 0 होना चाहिए। लेकिन 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 अब थोड़ा सा मैं इसके मीनिंग में आना चाह रहा हूं, धीरे धीरे मैं इसके अब मीनिंग में आना चाह रहा हूं। वर्कडन का मीनिंग क्या है, मिस्ट्री थोड़ा सा और हम यहां पर जो है और इसके अंदर डाल रहे हैं, थोड़ा सा और इसमें हम समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए मान लिया हमारे पास एक स्टेयरकेस है, ठीक है, और ये जो पर्सन है ये इस स्टेयरकेस के ऊपर क्लाइंब कर रहा है, ऊपर जा रहा है। जब ये पर्सन यहां से यहां आ जाएगा, ठीक, तो ये इवेंचुअली ग्राउंड से एक ऊपर हाइट पे पहुंच गया, मान लेते हैं h हाइट पर ही पहुंच गया है। जब ये ऊपर जाएगा तो h हाइट पे पहुंच गया। तो आपको पता होगा कि जब हाइट बढ़ती है तो एक पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती है। जब हाइट बढ़ती है तो एक पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती है। 9th क्लास से आपको पता होगा, MGH बोलते हैं उसको। ऊपर जा रहा है, हाइट बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अब मैंने कहा कि जो ये स्टेयरकेस है इसने इस पर कोई वर्क तो किया नहीं, स्टेयरकेस ने इस पर कोई वर्क तो किया नहीं, तो ये ऊपर गया तो इसकी एनर्जी कैसे बढ़ गई? आपको पता है एनर्जी तो कंजर्व होती है। अगर स्टेयरकेस ने इसको एनर्जी नहीं दी है तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसके पास एनर्जी आई कहां से? ये ऊपर गया, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से? तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आपने सोच लिया अपने मन में जवाब क्या होने वाला है। सर इसने जो खाया पिया है ना, खा पी के जो इसने मसल्स बनाई हैं, ठीक है ना, ये उनकी एनर्जी है। इस पर्सन की इंटरनल केमिकल एनर्जी है, फूड की एनर्जी है जो इसकी मसल्स में स्टोर है। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसको भूख लगना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अंदर की जो एनर्जी है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ये स्टेयरकेस से कोई एनर्जी ले नहीं रहा, स्टेयरकेस इस पे कोई वर्क कर नहीं रहा। वर्क डन बाय स्टेयरकेस ऑन दिस पर्सन इज 0। इस पर्सन के ऊपर होने वाला वर्क डन कितना है स्टेयरकेस का? 0 है बच्चा, ठीक है ना। तो जैसे 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 ये ऊपर जाएगा इसके पास जो एनर्जी इसके बॉडी के अंदर स्टोर थी वो एनर्जी कम होती चली जाएगी। ये थकना शुरू कर देगा, भूख लगना शुरू हो जाएगी, इसको एनर्जी की लैकिंग हो जाएगी इसके अंदर। और वो एनर्जी किस रूप में आ रही है? इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इसको दिखाई देगी, ठीक है बच्चों। अभी आगे अगला एग्जांपल लूंगा तब और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा वर्क और एनर्जी का क्या रिलेशन यहां पर हो रहा है, वर्क और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन आ रहा है उसको समझाऊंगा। बट फिलहाल मेरा मेन पॉइंट आपको समझाने का क्या है बच्चों, हम बार बार कहते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी बच्चे से पूछा, बच्चा वर्क डन बताओ कितना होता है? बच्चा बोलता सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। गलत तो नहीं है लेकिन कंप्लीट नहीं है। किसका डिस्प्लेसमेंट बच्चा? ऑब्जेक्ट का? नहीं सर, किसका? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का। जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आपको देखना है। ये बात समझ गए तो जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं करोगे वर्क के क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है बच्चों। यहां पे समझ में आया नॉर्मल रिएक्शन का वर्क। ऐसे अगर एक केस और आप लें, मान लिया एक रस्सी टंगी हुई है, आप रस्सी के ऊपर चढ़ रहे हैं तो रस्सी की जो टेंशन है ऊपर लग रही है, आप जा भी ऊपर रहे, कितना वर्क डन हुआ? पॉजिटिव नेगेटिव 0। आंसर कितना आएगा बच्चों? 0। अब आप समझ गए होंगे। कैसे चढ़ते हैं रस्सी पर? एक हाथ से रस्सी पकड़ते हैं और दूसरा हाथ ऊपर लेकर जाते हैं। एक हाथ से रस्सी पकड़ते हैं और दूसरा हाथ ऊपर लेकर जाते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है कि जो हाथ चल रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट है, उस पर टेंशन नहीं है। जिस हाथ पे टेंशन है वो हाथ तो रुका हुआ है, जिस हाथ पे टेंशन है वो हाथ तो रुका हुआ है। आ रही है बात समझ में आपको? ठीक है ना, आ रही बात समझ में? तो हम बढ़ते हैं आगे, अगले केस को समझाता हूं। यहां पर मैंने स्टेयर केस लिया, जो स्टेयर केस खुद रुका हुआ है, वो कोई एनर्जी उसको दे नहीं रहा, कोई वर्क डन उस पर कर नहीं रहा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास जो है यहां पर एक एक्सेलरेटर है। जिन बच्चों ने मेट्रो में ट्रैवल किया होगा या फिर रेलवे में ट्रैवल किया होगा, आजकल तो काफी जगह पर आपको क्या मिलते हैं? एक्सेलरेटर्स मिल जाते हैं। देखिए मॉल्स में जो गए होंगे, मॉल्स में आपको एक्सेलरेटर मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा इस एक्सेलरेटर के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है ना, इस एक्सेलरेटर के ऊपर यहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है ठीक है। तो जो एक्सेलरेटर के ऊपर ये बच्चा अगर इसके ऊपर खड़ा हुआ है तो बच्चा अपने आप ऊपर चला जाएगा।
ठीक है ना। अगर आपने एक बच्चे को यहां पे खड़ा कर दिया, ये बच्चा अपने आप ही ऊपर पहुंच जाएगा यहां पर, ठीक है, बच्चा अपने आप ही पहुंच जाएगा। अब की बार वो अपने इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं इस एक्सेलेरेटर के केस में क्या होगा। इस एक्सेलेरेटर के केस में क्या इसके पैरों पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन वर्क करेगा कि नहीं करेगा? इसके पैर पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन वर्क करेगा कि नहीं करेगा, मैं ये जानना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो अब वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्या होगा? इन सबको आंसर देने के लिए इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस जो मैंने आपको समझाया है ना पॉइंट, उसको समझना है। आप वो समझ गए तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब एक 100% सही देंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए एक्सेलेरेटर वाले केस में क्या हो रहा है कि जिस पॉइंट पे वो आदमी खड़ा हुआ है वो पॉइंट खुद चल रहा है, वो पॉइंट खुद चल रहा है। अगर वो पॉइंट खुद चलेगा तो क्या होगा? तो उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन आएगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर लग रहा है, जा भी ये ऊपर रहा है, इसका मतलब वर्क डन कैसा होना चाहिए? इस वाले केस में पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मींस जब हम एक्सेलेरेटर का केस ले रहे हैं और बच्चा एक्सेलेरेटर के ऊपर खड़ा हुआ है तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना। अब एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया, सर अब तो ये बच्चा आराम से खड़ा हुआ है, इसके अंदर की केमिकल एनर्जी तो कुछ हो नहीं रही यूज, बस वो आराम से खड़ा हुआ है, अपने आप ऊपर पहुंच गया, ठीक है। तो इसके पास जो ऊपर जाने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, सर वो कहां से आ रही है ये बताओ। पिछले क्वेश्चन में तो कहा आपने कि सर वो अंदर की जो उसकी खाई पी एनर्जी है वो इस्तेमाल कर रहा है। इस क्वेश्चन में तो वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर नहीं रहा है, बस खड़ा हुआ है आराम से और एक्सेलेरेटर उसको ऊपर लेके जा रहा है। अब मुझे जानना यह है कि भाई इस बच्चे के पास जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो कहां से आ रही है? कोई ना कोई इसको एनर्जी दे रहा है अपनी, कोई ना कोई इसको एनर्जी दे रहा है अपनी। वो कौन दे रहा है? वो एक्सेलरेटर दे रहा है। कैसे दे रहा है? बाय डूइंग वर्क, बाय डूइंग वर्क। दैट मीन्स वर्क क्या है? अब मैं फिजिकल मीनिंग में आ रहा हूं धीरे धीरे वर्क के। वर्क क्या है? वर्क एक तरीका है, वर्क एक माध्यम है, वर्क एक जरिया है एनर्जी को, कौन सी? मैकेनिकल एनर्जी को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में पहुंचाने के लिए, या फिर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, या हीट में भी कन्वर्ट कर सकता है मैकेनिकल एनर्जी को वर्क। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में पहुंचाएगा, या हीट में प्रोड्यूस कर देगा, या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। दैट इज वर्क, दैट इज व्हाट वर्क डू। तो वर्क क्या करता है? वर्क एक तरीका है, एक माध्यम है, एक जरिया है, एक फिनोमिना है जिसके थ्रू क्या होता है? जिसके थ्रू मैकेनिकल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चली जाती है, या फिर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। जैसे कि यहां पर हम आते हैं, यहां पर एक्सेलरेटर अपनी एनर्जी इस आदमी को दे रहा है। अगर आदमी के ऊपर पॉजिटिव वर्क होगा तो आदमी को एनर्जी मिली होगी, ठीक है ना। अगर आदमी के ऊपर पॉजिटिव वर्क होगा तो आदमी को एनर्जी मिली होगी, और जिसके ऊपर नेगेटिव वर्क होगा उससे एनर्जी गई होगी। तो यहां पर एक्सेलरेटर के ऊपर नेगेटिव वर्क डन हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि फोर्सेस हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। आदमी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है तो स्टेयर केस के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन नीचे भी लग रहा होगा। स्टेयर केस पर नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ लग रहा है, आदमी के ऊपर ऊपर की तरफ लग रहा है। स्टेयर केस आदमी को ऊपर उठा रहा है, आदमी स्टेयर केस को नीचे दबा रहा है, ठीक है ना। तो स्टेयर केस पर नॉर्मल रिएक्शन नीचे लग रहा है, इसलिए नॉर्मल लगा नीचे, स्टेयर केस गया ऊपर, उस पर वर्क डन हुआ नेगेटिव। स्टेयर केस से एनर्जी निकली, किस में गई? आदमी में गई। लेकिन स्टेयर केस के पास एनर्जी कहां से आई? भाई अगर स्टेयर केस अपनी एनर्जी उस आदमी को दे रहा है तो उसके पास भी तो एनर्जी होनी चाहिए ना। तो स्टेयर केस के पास, इस एक्सेलरेटर के पास एनर्जी कहां से आई? तो एक्सेलरेटर के पास एनर्जी आई इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी से आई।
जो ये एक्सेलेरेटर होंगे ये अपने आप नहीं चल रहे होंगे, इनके पीछे एक एनर्जी का सोर्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स बैठा हुआ होगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द सोर्स कि वो उससे एक्सेलेरेटर को एनर्जी मिल रही है और एक्सेलेरेटर वो एनर्जी आदमी को दे रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के पास एनर्जी कहां से आई? तो इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी है वो कहां से ले रहा होगा? पावर प्लांट्स। पावर प्लांट कैसे हो सकते हैं? थर्मल पावर प्लांट्स, कोयला जला देंगे, कोयले की एनर्जी से हम जो है इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। विंड मिल हवा की एनर्जी से बना सकते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट्स डैम की पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। सोलर सेल्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हम यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है और वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो एनर्जी यहां पे कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में, और वो मैकेनिकल एनर्जी एक्सेलरेटर से आदमी में पहुंच रही है। पूरा एनर्जी का फ्लो हो रहा है। कोयले के पास एनर्जी कहां से आई? कोयला कैसे बनता है? कोयला कैसे बनता है बच्चों? कोयला बनता है फोसिल फ्यूल्स, ठीक है ना। मतलब जो आपके एनिमल्स होते हैं, जो आपके प्लांट्स होते हैं, जब वो बरी हो जाते हैं, काफी टाइम तक रहते हैं हीट में, प्रेशर में, धीरे 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 वो क्या होते हैं? कार्बन कोयला में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इन प्लांट्स के पास, इन एनिमल्स के पास एनर्जी कहां से आती है? सन से। विंड मिल हवा चल रही है, कहां से एनर्जी आ रही है? सन से। टेम्परेचर डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है, हवा चलती है, ठीक है ना। डैम क्रिएट करते हैं हम, कहीं पर पानी ज्यादा ऊपर ऊंचाई पे पहुंच जाता है, कहीं पर नीचाई पे होता है। ऐसे क्यों हो रहा है? पानी लो से हाई पे क्यों जा रहा है? क्या कारण है पानी लो से हाई पे जा रहा है? वाटर साइकिल का क्या कारण है? सन, इवेपोरेशन, ठीक है ना। तो सारी ये साइकिल चलाने के लिए जो मेजर सोर्स है आपका वो कौन है? सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन बुझ गया, सन अगर बुझ गया तो एक्सेलरेटर भी अल्टीमेटली बंद हो जाएगा, एक्सेलरेटर भी अल्टीमेटली बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो क्लास चल रही है ना हमारी, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी का एक मेजर पोर्शन जो है वो आ रहा है कहां से? विंड मिल, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, और वो सबकी एनर्जी अल्टीमेटली कहां से आ रही है? सन से, ठीक है ना। तो इन सबके पीछे सन बैठा है, इसलिए सूर्य भगवान है। चलिए ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी अभी तक कि हमें फोकस किस पे करना है। मैंने अपने बात को बार बार कहकर ये बात आपके दिमाग में डालने की कोशिश करी है कि हमें हमारा फोकस कहां रखना है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे रखना है, जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना हो। देखिए अभी तक हम ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हुए आ रहे, दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और रोटेशन पर जाएंगे तब जो सारी बातें मैं बता रहा हूं, अगर ये बातें आपके दिमाग में नहीं होगी तो गलतियां करते बैठे होगे, गलतियां करते रहोगे। तो गलती ना हो इसलिए जरूरी है जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ठीक है ना। चैलेंजर, सॉर्ट ऑफ चैलेंजर ये है। अभी तक जितनी बातें हम लोगों ने करी हैं, ठीक है ना, अब मैंने आपको कहा कि हमारे पास ये है माइकल जैक्सन, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? माइकल जैक्सन। इसकी मून वॉक आप देख रहे हैं, शानदार मून वॉक कर रहा है ये, ठीक है ना। आप में से बहुत बच्चे करना जानते हैं मून वॉक कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये मून वॉक हो रही है। अब देखिए मून वॉक के अंदर दोनों पैर जमीन से सटे होते हैं, दोनों पैर जमीन से सटे होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है, दोनों पैर पर जो फ्रिक्शन है उसका वगडन पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि जीरो है, साइन बताना है आपको। साइन ऑफ वगडन इन द मून वॉक क्या होगा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, साइन क्या होगा, ठीक है ना। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो मून वॉक की जाती है ना, तो मून वॉक का बेसिक फंडामेंटल क्या होता है? मून वॉक का बेसिक फंडामेंटल क्या होता है बेटा? मून वॉक का बेसिक फंडामेंटल ये होता है कि जो पर्सन मून वॉक करता है ना, ठीक है, वो अपने दोनों पैरों को चलाता है। कैसे चलाता है? वो एक पैर को जमीन पे कर देता है फिक्स, मान लिया उसने कर दिया इसको फिक्स, ठीक है ना। और दूसरा पैर जो होता है ना उसका, वो बेटा स्लिप करते हुए, स्किड करते हुए, जमीन पे घिसरते हुए पीछे आता है। आप खुद भी ट्राई करके देखना, उसमें वो एक पैर को कर देगा फिक्स और दूसरा पैर पीछे खिसकाते हुए लेकर आएगा,
ठीक है ना, दूसरा पैर पीछे खिसकते हुए लेकर आएगा, ठीक है ना। तो अब जैसे यहां पर क्या हो रहा है, देखो जो इसने ये वाला पैर है इसको कर दिया है फिक्स, और ये वाले पैर को वो पीछे खिसकाते हुए लेकर आएगा, और फिर पैर को वो इंटरचेंज करेगा, फिर जो इसको खिसका के लेकर आया था उसको फिक्स करेगा और दूसरे को रगड़ाते हुए पीछे लेकर आएगा। जो पैर आपका फिक्स जमीन के साथ लगा हुआ है, जो स्लिप नहीं हो रहा, ठीक है ना, जो स्लिप नहीं हो रहा, उससे वो जमीन को आगे धकेलने की कोशिश करता है और उस पे ऊपर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है, ठीक है ना, उसके ऊपर फ्रिक्शन क्या लगता है, पीछे की तरफ लगता है, ठीक है। तो जिस पैर को उसने जमीन से जमा रखा है, ठीक है ना, उसके ऊपर फ्रिक्शन कहां लगता है, ठीक है, उसके ऊपर फ्रिक्शन बेसिकली आगे की तरफ लगता है, वो जमीन को आगे की तरफ धकेलता है, ठीक है ना, उसका फ्रिक्शन कहां लगता है, आगे की तरफ लगता है, ठीक है। और वो दूसरे पैर को पीछे की तरफ लेकर आ रहा होता है, दूसरे पैर को पीछे की तरफ लेकर आ रहा होता है, ठीक है ना। ओके, खैर इस पैर के ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा मून वॉक करके देखना पड़ेगा, जैसे जैसे आप करेंगे, यहां पर आपको मेरे पैर दिख नहीं रहे होंगे, ठीक है ना। तो उसने एक पैर को जमीन पर रखा और उस पैर से वो जमीन को पीछे की तरफ धकेलता है, ठीक है ना, और पैर को पीछे की तरफ खिसकाकर लेकर आता है, ठीक है। जब वो पैर को पीछे की तरफ खिसकाकर लेकर आता है, उसके पैर पर फ्रिक्शन कहां लगता है, आगे की तरफ लगता है, दूसरे पैर पर फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ लगता है। मैं थोड़ा सा एक बार दोबारा से इसको ड्रॉ करके आपको समझाता हूं, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा और बेहतर एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए उसने क्या किया, उसने एक पैर अपना जमीन पे रखा, ठीक है, और दूसरा पैर उसका थोड़ा पीछे यहां पे रहता है। जो पीछे इसका पैर रहता है ना बेटा, वो पैर इसका फिक्स होता है, जो उसका पैर पीछे होता है ना, इस पैर को क्या करता है, वो फिक्स कर देता है, जमीन के ऊपर फिक्स कर देता है। और जब ये पहले वाला पैर होता है ना, इसको वो पीछे की तरफ लेकर आता है, इसको वो पीछे की तरफ लेकर आता है, तो ये पैर क्या होता है, ये पीछे की तरफ रिगड़ रहा होता है, स्लिप कर रहा होता है, और इसके ऊपर जो फ्रिक्शन आता है ना बेटा, वो आगे की तरफ आता है, ठीक है ना। इसके ऊपर फ्रिक्शन कहां आता है, आगे तरफ। कौन सा फ्रिक्शन होता है बेटा, ये होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन बेटा, ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके पैर पर लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, स्किड करते हुए पीछे की तरफ आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ये इस पैर पे जो भी फ्रिक्शन लग रहा है उसका वर्कडन कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा इसका वर्कडन 0, क्यों आएगा इसका वर्कडन 0, वर्कडन 0 इसलिए आएगा इसके ऊपर क्योंकि इस पैर का कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, क्योंकि इस पैर का कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, क्योंकि इस पैर का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए इसका वर्कडन कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। अच्छा, इस पैर पे वर्कडन 0 नहीं आएगा, ये पैर पीछे की तरफ जा रहा है, ये पैर पीछे की तरफ जा रहा है, फ्रिक्शन इस पर आगे की तरफ लग रहा है, तो यहां पर जो वर्कडन है ना, यहां पर जो वर्कडन है ना, यहां पर वर्कडन आने वाला है नेगेटिव। मतलब इसके पैर में से एनर्जी निकल रही है, और कहां जा रही है एनर्जी, जमीन में नहीं जा रही है, हीट की फॉर्म में बाहर निकल रही है। तो यहां से क्या निकलेगी, यहां से निकलेगी हीट। तो एक पैर पे वर्कडन होगा 0, दूसरे पैर पे वर्कडन कितना होगा, नेगेटिव। वहां से क्या निकलेगी, हीट। देखिए अगर आप एक फिंगर टिप लेते हैं और उसको आप जमीन पे रखते हैं, टेबल पे रखते हैं, हैंड पे भी रखते हैं, उसको रब करते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, थोड़ी देर में यू विल फील कि एक हीट प्रोड्यूस हो रही है आपके हाथ में। यहां पर आपके हाथ में क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। क्यों हो रही है हीट यहां पे प्रोड्यूस, यहां पर हीट इसलिए प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन वर्क कर रहा है। जिस पॉइंट पर फ्रिक्शन लग रहा है वो पॉइंट खुद चल रहा है, ठीक है ना, वो पॉइंट क्या कर रहा है, खुद चल रहा है, इसलिए यहां पर फ्रिक्शन क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, और कैसा वर्क कर रहा है, नेगेटिव, तो क्या हो रही है, हीट निकल रही है। फ्रिक्शन जब भी वर्क करता है उसका नेट वर्कडन हीट के अंदर जाता है, उसका नेट वर्कडन कहां जाता है, हीट के अंदर जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर भी एक नेट वर्कडन फ्रिक्शन का हो रहा है एक पैर पर। इसने ये वाला पैर फिक्स करा हुआ है, ये वाला पैर पीछे खिसका रहा है। जो पैर पीछे खिसका रहा है उस पर नेगेटिव वर्कडन होगा, और जब पैर फिक्स रखा है उस पर कोई वर्कडन नहीं होने वाला है, उसमें कोई वर्कडन नहीं होने वाला है, ठीक है ना। जब आप पैर को इस तरीके से पीछे की तरफ खिसकाते हो, ठीक है, तो जो पीछे पैर होता है उस पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या रहेगी, उस पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन रहेगी पीछे की तरफ, F डैश लिखेंगे, और F डैश F से बड़ा होगा तो अल्टीमेटली पर्सन कहां जाने वाला है, पीछे ही जाने वाला है। F डैश F से बड़ा होगा तो अल्टीमेटली पर्सन कहां जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा।
आ रही बात समझ में आपको? तो जो पैर वो पीछे की तरफ खिसका के लेकर आ रहा है उस पैर पर फ्रिक्शन आगे है, जो पैर उसने जमीन पे फिक्स रखा हुआ है उस पर फ्रिक्शन पीछे है। आप खुद करके देखेंगे, खुद इमेजिन करेंगे कैसे हो रहा है, एकदम स्लो मोशन में से करके देखिए। एक पैर को फिक्स रखिए, दूसरे पैर को पीछे लेकर आइए, खुद फील करिए कि आप जमीन को कैसे फोर्स लगा रहे हैं, जमीन आपके पैर पे की तरफ फोर्स लगा रही है, फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा है, आप समझ जाएंगे। लेकिन जो भी पैर खिसकेगा, स्किड करेगा, स्लिप करेगा, उसके ऊपर फ्रिक्शन का बर्डन क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, गारंटेड। और वहां से क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। वहां से क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, आपको करके बहुत मजा आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अभी तक हमने जो बातें करी हैं, हमने अभी तक बहुत ज्यादा मैथमेटिकल ना होके पहले मीनिंग समझा है, वर्क आखिरकार है क्या चीज। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ भी हम बढ़ेंगे और आगे चीजों को देखते हैं। ठीक है बच्चे? और अब हम बात करने वाले हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की। वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था बच्चों? वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास था वर्क डन इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था? इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। एफ डॉट डी आर, ये फॉर्मूला हमारे पास था। ठीक है ना? अब हम कह रहे हैं कि फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। तो मान लेते हैं, हम कहते हैं कि एक पार्टिकल है जो इस पाथ पे जा रहा है। ठीक है? इस पूरे पाथ को हम छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में तोड़ सकते हैं। इस पूरे पाथ को हम छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में तोड़ सकते हैं। ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं मेरे। ठीक है ना? और उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, इस पूरे इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में दोनों में क्या है? फिक्स है। जो मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन दोनों में क्या है? फिक्स है। ठीक है ना? ऐसे में जब एक कांस्टेंट फोर्स रहेगा तो वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाता है और इंटीग्रेशन में क्या बचता है? केवल और केवल dr बचता है। अब ये छोटे छोटे जो dr हैं, ये भी एक dr है, 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 जितने भी छोटे छोटे dr हैं इन सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा? ध्यान रखना, वेक्टर को जोड़ना है तो वेक्टर सम लिखना होता है। तो वेक्टर सम जो आएगा वो आता है ये, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी आर वेक्टर। इसको बोलेंगे डेल्टा आर वेक्टर, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये सारे नाम हैं इसके। अगर मैं करूं इंटीग्रेशन ऑफ डी आर तो मैं इन छोटे छोटे लेंथ को जोड़ूंगा। अब वेक्टर नहीं है, अब वेक्टोरियल नहीं जोड़ूंगा। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होता है। अब मुझे वेक्टोरियल नहीं जोड़ना है, सिंपल डी आर डी आर डी आर की लेंथ को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल डिस्टेंस मिलेगा, पाथ लेंथ मिलेगी, टोटल डिस्टेंस मिलेगा। डी आर वेक्टर क्या देगा मुझे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देगा मुझे। समझ गए बच्चा बात मेरी? ठीक है? तो अब मैं इस dr वेक्टर को क्या लिख सकता हूं बच्चे? मैं लिख सकता हूं f डॉट डेल्टा आर वेक्टर। तो एक तो फॉर्मूला हमारे पास वर्क डन का ये आ गया। क्या फॉर्मूला आ गया? f डॉट डेल्टा आर वेक्टर। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग है अगर आपको फोर्स कांस्टेंट दिया हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हो, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेकर आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेकर आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है? जब वेक्टर फॉर्म में दिया हो, लेकिन आमतौर पे क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया होता है। ठीक है ना? वेक्टर फॉर्म में दिया तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर भी मैं, लेकिन आमतौर पे वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया है, एरो में दे रखा है, इसका डिस्प्लेसमेंट ये है, इसका फोर्स ये है। ठीक है? तब कैसे निकालेंगे तो वो भी समझाता हूं। तो देखो, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? एफ डेल्टा आर कॉस थीटा। हमने डॉट प्रोडक्ट को ओपन किया तो क्या आया? एफ डेल्टा आर कॉस थीटा आया। अब जो ये कॉस थीटा यहां पर आ रहा है, थीटा किसके बीच में है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में है। तो ये हमारा पास फोर्स है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना? ओके, ये हमारे पास एंगल थीटा है। तो अब हम दो चीजें कर सकते हैं। पहला चीज, हम फोर्स को तोड़ सकते हैं, या दूसरा चीज हम डिस्प्लेसमेंट को तोड़ सकते हैं। ठीक है? अगर हम फोर्स को तोड़ते हैं तो हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे फोर्स के। एक कंपोनेंट मिलेगा ये, दूसरा कंपोनेंट मिलेगा ये कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, ये कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। और हम क्या कर सकते हैं? हम फोर्स को ना तोड़ें, हम क्या करें? हम डिस्प्लेसमेंट को तोड़ दें। तो डिस्प्लेसमेंट को तोड़ने पर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट के दो टुकड़े होंगे, इस तरीके से और इस तरीके से। ये डिस्प्लेसमेंट थी, इसका एक कंपोनेंट फोर्स की तरफ आएगा, दूसरा कंपोनेंट फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या बनता है बच्चों? कॉस थीटा कंपोनेंट। दूसरा क्या बनता है?
साइन थीटा कंपाउंड बनता है। ठीक, तो यहां पर मैंने क्या किया, मैंने फोर्स को तोड़ा, यहां पर क्या किया मैंने, डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट को तोड़ा। अब आप ध्यान से देखना, आपका फॉर्मूला है एफ डेल्टा आर कॉस थीटा। ये दो तरीके से आ सकता है, या तो आप एफ कॉस थीटा को डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप डेल्टा आर कॉस थीटा को एफ से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर मैं काम करता हूं, मैं इस कंपाउंड को लिखता हूं एफ पैरेलल, यहां पर मैं इस कंपाउंड को लिखता हूं आर पैरेलल या डेल्टा आर पैरेलल। ठीक है, सिंप्लीफाई होके जो मेरा फॉर्मूला बना है, अब वो फॉर्मूला क्या बना है, दो फॉर्मूले बने मेरा। पहला फॉर्मूला बना है एफ पैरेलल इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस फोर्स अलोंग और पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब हमें डॉट प्रोडक्ट भी लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या आया, फोर्स इंटू डेल्टा आर पैरेलल। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट along force, along or parallel to force, along or parallel to force। ठीक है, दैट मीन्स हमें ऑब्जेक्ट की पूरी डिस्प्लेसमेंट से भी मतलब नहीं है, हमें मतलब केवल किससे है कि कितना फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है या कितना डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है मल्टीप्लाई कर दो, या जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में कितना फोर्स है मल्टीप्लाई कर दो। हमें पूरा डिस्प्लेसमेंट भी यहां पर नहीं चाहिए, हमें पूरा डिस्प्लेसमेंट भी यहां पर नहीं चाहिए होता है। कितना सिंपल हो गया बच्चों, कहां हम इंटीग्रेशन पर थे, कहां हम डॉट प्रोडक्ट पर थे, सिंप्लीफाई करते 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 कहा इंटीग्रेशन भी हटा दिया, डॉट प्रोडक्ट भी हटा दिया, और पूरा डिस्प्लेसमेंट भी नहीं चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ले लिया या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स ले लिया, मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया। ठीक है ना, अभी बातों को डाइजेस्ट करने के लिए मैं एग्जांपल्स भी लूंगा, समझ में आएगा आपको। ठीक है ना, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। बढ़िया से इसको स्क्रीन को पॉज करिए, नोट करिए, एक एक बात कॉपी के ऊपर उतार लीजिए। ठीक है ना, हम पहुंच चुके हैं अब इस सिंपल फॉर्मूलास पे ऊपर। कंडीशन कांस्टेंट फोर्स बदलेगा डायरेक्शन में या मैग्नीट्यूड में तो नहीं लगेगा, फिर आप वापिस आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो आप लगा सकते हैं इसको। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, और अगले स्लाइड पर चलते हैं। चलिए अब इलस्ट्रेशंस की बात करते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ दिया, मैं साइड में फिर से फॉर्मूला लिखता हूं। वर्क डन को मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, एफ पैरेलल इंटू डेल्टा आर, या फिर एफ इंटू डेल्टा आर पैरेलल, या फिर एफ वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। तो सबसे पहले काम करते हैं, सिंपल वाला केस लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट वाला केस ले लेते हैं। एफ डॉट डेल्टा आर वाले पे एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमारे पास एक फोर्स है, लेट अस से द फोर्स इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, एंड द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 2,1,3 टू -1,0,0। लेट अस से पार्टिकल यहां से इस तरीके से यहां तक जा रहा है। ठीक है, किस फोर्स के चलते हुए, इस फोर्स के चलते हुए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वर्क डन। तो पहला क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना होगा बेटा, क्या पूछना है, क्या फोर्स कांस्टेंट है कि नहीं, फोर्स कांस्टेंट है कि नहीं, आपको पूछना पड़ेगा कि फोर्स कांस्टेंट है कि नहीं। ठीक है, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि फोर्स कांस्टेंट है कि नहीं, क्या फोर्स के फॉर्मूले में कहीं पर भी टी दिख रहा है, टाइम के साथ वेरी करने वाला फोर्स दिख रहा है, नहीं सर। क्या आपको फोर्स के फॉर्मूले में कहीं पर भी डिस्टेंस के साथ वेरी करता हुआ, एक्स वाई जेड के साथ वेरी करता हुआ कुछ दिख रहा है, नहीं सर, ये तो कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है बेटा, वर्क डन का फॉर्मूला आता है एफ डॉट डेल्टा आर आता है, एफ डॉट डेल्टा आर आता है। एफ कितना है बेटा, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट डेल्टा आर। डेल्टा आर का मतलब क्या हुआ,
डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए क्या चाहिए, पहले कहां था, फाइनल कहां है, फिर दोनों का डिफरेंस। तो व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर? सो इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। इनिशियल कहां है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। फाइनल कहां पर है, r फाइनल कहां पर आया, ये कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया माइनस i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, यहां पहुंच गया ये, ठीक है ना। तो व्हाट इज द डेल्टा आर वेक्टर? डेल्टा आर वेक्टर होता है बेटा आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, आर इनिशियल वेक्टर ये होता है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ठीक है। तो व्हाट इज आर फाइनल, बताओ आर फाइनल कितना है, आर फाइनल है माइनस आई कैप माइनस आर इनिशियल कितना है, आर इनिशियल है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ये है आर इनिशियल, ठीक है ना। तो अब इसको डिफरेंस लेकर हम यहां पर लिख सकते हैं। तो जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, -2 -1 -3i कैप, ठीक है, माइनस j कैप माइनस 3k कैप, ये हमारे पास आएगा। देखिए इसको आपको इतना लंबा थोड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। ये फाइनल से इनिशियल माइनस करना है आपको, x2 को x1 से, y2 को y1 से, z2 को z1 से। ये आपका x2 है -1, x1 है 2, तो आप बोलेंगे -1 -2 दैट इज -3। फिर क्या बोलेंगे 0 -1 -1, 0 -3 -3, ठीक है ना। x2 को x1 से, y2 को y1 से, z2 को z1 से माइनस करेंगे, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय बचेगा और सीधा आप इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे। अब लेना है डॉट प्रोडक्ट, सिंपल। तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आप क्या करते हैं, i को i से, j को j से, k को k से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। i को i से मल्टीप्लाई करिए, देखो 2 और -3 -6, -3 -1 +3 +4 -3 -12, कितना आया, -18 +3 -15 जूल्स, ये हमारा आंसर आ गया, -15 जूल्स हमारा आंसर आ गया। आपको बच्चा बात समझ में आई? सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, डॉट प्रोडक्ट लिया, आंसर आया। कैसे मालूम पड़ेगा कि सर ये फॉर्मूला लगाना है, ये नहीं लगाना है? जब आपको वेक्टर फॉर्म में डेटा गिवन हो तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट लेके आपको आंसर निकाल लेना है बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, तो हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वापस आते हैं, स्टार्टिंग में हमने एक इलस्ट्रेशन ली थी जहां पर मैंने बस समझाया था कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देखना होता है वर्क डन निकालने के लिए। अब हम एक्चुअल वर्क डन निकालने की कोशिश करेंगे उस केस के अंदर, ठीक है। तो हमने कहा कि यहां पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है राइट में, और ये रॉड चलते चलते क्या हो गई है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो चुकी है। इस पर फोर्स F लग रहा था और इसके ऊपर एक ग्रेविटी का फोर्स भी लग रहा था, कितना, mg लग रहा था। तो वो फोर्स यहां पर भी कंटिन्यूसली लग रहा है, mg लग रहा है, और एक हिंज फोर्स लग रहा है। ये 3 फोर्सेस लग रहे थे और इन 3 में से 2 फोर्स तो कांस्टेंट है। कौन से? एक ये F फोर्स कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स गिवन टू यू। दूसरा एक mg फोर्स भी क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। लेकिन ये वेरिएबल होगा, जैसे जैसे रॉड घूमेगी इसका मैग्नीट्यूड भी बदलेगा और इसकी डायरेक्शन भी बदलेगी, ठीक है। और क्वेश्चन आ रहा है फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स F, फाइंड द वर्क डन बाय mg, फाइंड द वर्क डन बाय द हिंज फोर्स। अब आपको सर ये तो आपने वेरिएबल फोर्स ले लिया, हिंज फोर्स, इसका कैसे निकालेंगे वो तो सिखाया नहीं है, लेकिन फिर भी निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे बताऊंगा अभी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको क्या कहा था कि देखिए बच्चा, आपको जब F का वर्क डन निकालना है तो किसका डिस्प्लेसमेंट देखना है, जिस पॉइंट पे लग रहा है, एंड पॉइंट पे लग रहा है। अच्छा, फिर क्या देखना है आपको, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहले एक डॉटेड लाइन बना लेते हैं बच्चा। इसका डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये आ रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है ना। जब ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गया, फोर्स हमने राइट में लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये आ गया है, ठीक है ना। अब मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है, क्या हमें ये पूरा डिस्प्लेसमेंट देखने की भी जरूरत पड़ेगी? हम देखना चाहते तो देख सकते हैं, फोर्स हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास, एंगल निकालना पड़ेगा, F डेल्टा R cos थीटा लिख सकते हैं। लेकिन इससे भी सिंपल है, इतना भी नहीं करना, इससे भी सिंपल है। क्या करना है, हम लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में कितना चला, फोर्स कहां है, राइट में कि लेफ्ट में कि ऊपर कि नीचे? फोर्स है
देखो बच्चा फोर्स है राइट में, आपको देखना है ये वाला पॉइंट राइट में कितना गया, ऊपर कितना गया उससे मतलब नहीं, राइट में कितना गया। तो देखो ये वाला पॉइंट यहां से यहां पहुंच गया ना, तो मेरा क्वेश्चन आपसे है बच्चों कि ये राइट में कितना गया, ये पॉइंट जो है राइट में कितना गया। तो आप लोगों से राइट में तो एल ही गया है, फोर्स भी राइट में गया, भी राइट में, कितना एल डिस्टेंस चला, तो वर्क डन कितना लिखेंगे एफ इंटू एल। इतना सिंपल था, हाँ भाई इतना सिंपल था, ठीक है ना। ध्यान क्या रखना है, पहली बात कि जब आप इस फोर्स का वर्क डन देखेंगे तो आप इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। दूसरा, जब आप वर्क डन देखेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का चाहिए होगा, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा। और डिस्प्लेसमेंट भी पूरा नहीं चाहिए, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, बस यू विल गेट योर आंसर। इतना सिंपल है ये, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, सर mg का वर्क डन कितना होगा। अब काफी सारे बच्चे ने निकालना शुरू कर दिया होगा mg का वर्क डन कितना होगा। देखो बच्चों, इसमें भी एक छोटा सा ट्रिक है, देखिए। अब जब mg की बात करेंगे तो mg के लिए आप इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, आप mg के लिए इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, ठीक है ना। तो अब इसका नहीं देखना आपको, ठीक। अच्छा, यहां पर mg लग रहा है नीचे और ये पॉइंट जा रहा है ऊपर, राइट में भी जा रहा है, राइट में भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, लेकिन राइट से में मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, जिस डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है उस डायरेक्शन में कितना गया, तो उससे उल्टा गया। तो अगर फोर्स से उल्टा डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन लिखना पड़ेगा नेगेटिव, लिखना पड़ेगा वर्क डन नेगेटिव लिखना पड़ेगा। फोर्स नीचे गया ऊपर, वर्क डन क्या आएगा नेगेटिव। कितना फोर्स, mg फोर्स, कितना ऊपर गया बच्चों, L/2 ऊपर गया है, ऊपर गया है, कितना ऊपर गया है, L/2 ऊपर गया है, तो L/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, हमारा आंसर आएगा -mg इंटू L/2। बहुत सिंपल कर दिया सर आपने, ठीक है ना। अब मजा आ रहा होगा आप लोगों को, यस सर अब समझ में आ रहा है सर, डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो L/2 क्यों लेंगे, वर्क डन नेगेटिव क्यों लेंगे, इसके लिए L क्यों लेंगे, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हिंज का वर्क डन बाय हिंज कितना होगा, हिंज के द्वारा लगने वाला वर्क डन कितना होगा। देखिए अब जो ये हिंज पॉइंट है, भले ही फोर्स जो है वो वेरिएबल है, लेकिन वो जिस पॉइंट पे लग रहा है वो पॉइंट चल ही नहीं रहा, जिस पॉइंट पे लग रहा है ना वो पॉइंट चल ही नहीं रहा। अगर वो पॉइंट चल ही नहीं रहा तो उसका वर्क डन ऑटोमेटिकली कितना आएगा, 0 आएगा, इसका वर्क डन कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर आएगा 0। जब मैंने पहले बताया था तभी पहले समझाया था इसको कि डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, इसलिए वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन आएगा इसके अंदर 0। मजा आया बच्चों, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको कांस्टेंट फोर्स के द्वारा जो वर्क डन निकाला जाता है वो बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो क्या करना है, एरो बनाकर दिया है तो क्या करना है। कांस्टेंट फोर्स होना चाहिए, इस तरीके से हम अपना वर्क डन निकाल लेंगे, केस जो मर्जी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा फिर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम आ रहे हैं आगे। सर अगर वेरिएबल फोर्स होगा तो क्या करें, कांस्टेंट में तो समझा दिया, वेरिएबल में क्या करेंगे, तो वेरिएबल समझते हैं। देखिए वेरिएबल में हम इंटीग्रेशन से बच नहीं पाएंगे, कांस्टेंट में तो हमने बाहर निकाल के बचा लिया आपको, लेकिन यहां पर तो आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। हमने बोला बेटा वर्क डन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन F.dr, ठीक है ना। अब ये 1D में भी हो सकता है वर्क डन, काफी सारे केसेस में आपको 1D में मिल जाएगा, कुछ केसेस में 2D में, कुछ केसेस में 3D में मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्टली 3D से लेके चलता हूं और फिर उसको सिंपलीफाई करके 1D का केस भी मैं आपको समझा दूंगा। 3D में बात करें तो F वेक्टर लिखा जा सकता है 3 कंपोनेंट के साथ, एक x के साथ, एक y के साथ और एक z कंपोनेंट के साथ। जो आई कैप के साथ लगा होता है वो एक्स कंपोनेंट होता है, जो जे कैप के साथ लगा होता है वो वाई कंपोनेंट होता है, जो के कैप के साथ लगा होता है वो जेड कंपोनेंट होता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमने लिख दिया एफ वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट डी आर, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट डी आर, ये क्या होगा, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट डी आर ये क्या होगा सर, तो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट डी आर है, इसका मतलब क्या होगा, इसको भी हम 3 डायरेक्शन में जोड़ेंगे। एक्स में कितना बोलेंगे, एक्स में बोलेंगे सर डी एक्स, y में बोलेंगे dy,
जेड में बोलेंगे डी जेड। ओ अब आई बात समझ में, एक्स में डी एक्स, वाई में डी वाई, जेड में डी जेड, ये हमारी छोटी छोटी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब क्या करना है सर, डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा हमें, तो डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हम क्या लिखेंगे बच्चा, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, और डॉट लेंगे सब किसके साथ, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स डी एक्स आएगा, एफ वाई डी वाई आएगा, और एफ जेड डी जेड आएगा। तो अगर फोर्स छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराए तो छोटा सा वक्र, अगर बड़ा डिस्प्लेसमेंट कराए तो आप छोटे 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 वक्र को क्या करोगे बेटा, जोड़ दोगे। ठीक है, और जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन करते हैं। जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम इन सब का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में सर लिमिट भी लगती है, तो लिमिट क्या लगाएंगे यहां पर, तो लिमिट लगाने में क्या पड़ती है बेटा, यहां पर x1 से x2, y1 से y2, z1 से z2, ये हमारी इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो ये पूरा वर्डन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा फार्मूला हमारे पास 3D के अंदर आ गया। 3D के अंदर अगर 1D हुआ तो केवल x मिलेगा या y मिलेगा या z मिलेगा, तो क्या लिखेंगे बच्चों, हम बोलेंगे w इज इक्वल्स टू एफ एक्स डी एक्स, केवल सिंपल ऐसा। ठीक है, y मिलेगा तो एफ वाई डी वाई, z मिलेगा तो एफ जेड डी जेड, तीनों मिल जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, x भी लिखना पड़ेगा, y भी लिखना पड़ेगा, z भी लिखना पड़ेगा। तो एक एक करके हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के लिए देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, फॉर्मूला आपके सामने बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है ना, फिजिक्स के अंदर जबरदस्ती कोई बहुत डिफिकल्ट इंटीग्रेशन बनाकर क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है नॉर्मली। ठीक है ना बच्चों, तो करते हैं। ठीक है बच्चों, इलस्ट्रेशन का टाइम है, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। ठीक, पहले 1D के लिए लेते हैं, फिर 2D के लिए लेंगे। तो एक काम करते हैं, बोर्ड को जो है हम बांट लेते हैं 2 पार्ट में। ठीक है, और सबसे पहले बात करते हैं एक क्वेश्चन की, जहां पे लेटर से आपको फोर्स दे रखा है 2x के बराबर। तो बताओ बच्चों, फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट, फोर्स है वेरिएबल, फोर्स है वेरिएबल। फोर्स वेरिएबल क्यों है, फोर्स वेरिएबल इसलिए है क्योंकि वो x पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए वो वेरिएबल फोर्स है। तो बच्चा इसका वर्कडन कितना होगा, लेटर से पार्टिकल मूव कर रहा है, फाइंड w when particle moves from x equals to 2 meter to x equals to 4 meter। 2 से 4 पे जा रहा है, वर्कडन निकाल दो कितना होगा। तो बहुत सिंपल सी कहानी है यहाँ पर, देखिए कैसे करेंगे इसको। हम बोलेंगे बेटा वर्कडन क्या होता है, अब हमें वो पूरा लंबा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल बोलेंगे क्या, एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि केवल एक्स में है ना बच्चा, केवल एक्स में है, इसलिए एफ एक्स डी एक्स। वाई में तो है ही नहीं, जेड में तो है ही नहीं। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे एफ एक्स। एफ एक्स कितना यहाँ पे बेटा 2x है, तो 2x dx। यहाँ फंक्शन बदल सकता है, कोई रूट एक्स दे देगा आपको, एक्स स्क्वायर दे देगा आपको, साइन एक्स दे देगा आपको, कॉस एक्स दे देगा आपको, बस इंटीग्रेशन करने हैं, कुछ नहीं करना। ठीक है ना, लिमिट एक्स कहां से कहां तक गया, 2 से 4, 2 से 4, इनिशियल लिमिट नीचे आएगी 2, इनिशियल लिमिट नीचे आएगी 2, फाइनल लिमिट ऊपर आएगी 4, एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से लेकर 4, 2 और 2 कट गया, 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4, आया 12 जूल्स, आया 12 जूल्स। सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है सर, ये तो आपने सिंगल डायरेक्शन लिया, 3D में करके दिखाओ, 3D में करके दिखा दो, माने हम आपको 3D में कर देते हैं बच्चा, कौन सी बात है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लेट अस से सर फोर्स इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस 2y j कैप, 2y j कैप प्लस 3k कैप, 3k कैप, कोई नहीं सर। ठीक है, ऐसा ले लिया हमने। ओके, x y 2 पर डिपेंड कर रहा है, z फिलहाल नहीं लिया मैंने, आप z भी ले सकते हो, z का कोई फंक्शन भी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सब वैरायटी मिक्स करने के लिए, कुछ में वेरिएबल है, कुछ में कांस्टेंट है, सब वैरायटी मिक्स करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया आपके साथ।
ठीक है, अब आपको वक्डन बताना है, वक्डन बताना है। पार्टिकल कहां से कहां गया? इफ पार्टिकल मूव्स, इफ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 1, 0, 2 to -1, 2, 1, लेट्स से पार्टिकल इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चा? बोलो, हम लिखेंगे fx dx। मेरे साथ साथ बोलते रहो फॉर्मूला, जितनी बार फॉर्मूला बोलोगे याद हो जाएगा। इंटीग्रेशन fx dx प्लस fy dy प्लस इंटीग्रेशन fz dz। ठीक, अच्छा बताओ fx कितना है? fx है x, dx बताओ fy कितना है? fy है 2y dy, fz कितना है? fz है 3 dz। कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर z नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। k कैप के साथ जो लगा है, k कैप के साथ जो लगा है वो है हमारा fz। fz क्या है? जो k कैप के साथ लगा है। fx क्या है? जो i कैप के साथ लगा है। ठीक है ना? y क्या है? जो j कैप के साथ लगा है। i कैप के साथ x कंपोनेंट आएगा फोर्स का, j कैप के साथ y कंपोनेंट आएगा फोर्स का, k कैप के साथ z कंपोनेंट आएगा फोर्स का। बस पुट करा लिमिट्स। कहां से कहां गया? x 1 से -1, 1 से -1, 1 से -1। ठीक है, y 0 से 2, 0 से 2, z 2 से 1, 2 से 1, 1 से -1, 0 से 2, 2 से 1। समझ गए बच्चा? अब देखिए बेटा, x dx का मतलब क्या हुआ? x² 2 आया, 1 से लेकर -1 प्लस 2y dy 2y² 2। ठीक है, 0 से लेकर 2। इंटीग्रेशन आपको थोड़ा बहुत जो यहां पर आना चाहिए तो आप फटाफट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रहेगी। लिमिट्स पुट करेंगे। अपर लिमिट -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 2 से 2 कट रहा है, 2 का स्क्वायर -0 का स्क्वायर प्लस 3, 1 - 2। तो 1 - 1 0 हो गया, ये 4 हो गया, और ये हो गया -1 × 3 -3। 4 - 3 कितना आया आपके पास? 1 जूल। सिंपल बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व यहां पर कर सकते हैं बिना किसी मुश्किल के, बिना किसी ट्रबल के। आराम से आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है? यहां पर आपको एक वेरिएबल में दे रखा है तो ये करना है, तीनों में दे रखा है तो ये करना है। ये फॉर्मूला आपके सामने है, x के साथ, y के साथ, z के साथ लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे हम और चलते हैं वेरिएबल वाले केस का एक एग्जांपल। सर ये तो आपने मैथमेटिकल कर दिया बहुत, मतलब आपने फॉर्मूला लिख दिया, एक वैल्यू ले ली, बट कहां पर वेरिएबल फोर्स कहां पर आता है? कोई एग्जांपल लेकर समझाइए। ठीक है ना? तो अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं। नॉर्मल जब क्लास में पढ़ाते हैं बच्चा यही पूछता है, सर इसका रियल लाइफ का कोई एग्जांपल दीजिए, रियल लाइफ का कोई एग्जांपल दीजिए। तो अब एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेकर आ रहे हैं वेरिएबल फोर्स के लिए आपके सामने, और वो है वर्क डन बाय स्प्रिंग। ठीक है, इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा बच्चों? देखो, इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो स्प्रिंग होता है कुछ इस तरीके से, इसकी अपनी एक होती है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा होता, ना खींच रहा होता, ना धक्का दे रहा होता, ना पुल करता, ना पुश करता, वो होता है नेचुरल लेंथ। ठीक है बच्चों, इस पर कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, और इसका एक होता है स्प्रिंग कांस्टेंट की। लॉज ऑफ मोशन में स्प्रिंग के बारे में आपने डिटेल में स्टडी किया था, फोर्सेस के बारे में। अब जब हम इसको खींचते हैं, यहां से हम इसको मान लिया खींचते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों। अगर हम इसको यहां से खींचते हैं और इसको आगे लेकर आते हैं, ठीक है ना, तो आगे लेकर आने पर यहां पर जब ये ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा डार्क कलर है, थोड़ा लाइट कलर लेते हैं, व्हाइट लेते हैं, चलो। जब ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है, तो ये स्प्रिंग
x डिस्टेंस से खींच चुका होगा। स्प्रिंग जो होगा वो x डिस्टेंस से खींच चुका होगा और स्प्रिंग इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा। एक डायग्राम बना लेते हैं फिर से। हाँ, स्प्रिंग क्या है, ये खींच चुका है और कितने डिस्टेंस से खींच चुका है, x डिस्टेंस से खींच चुका है। तो स्प्रिंग इसके ऊपर पीछे की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा एंड दैट फोर्स विल बी k इंटू एक्स। दैट फोर्स विल बी k इंटू एक्स, पीछे की तरफ फोर्स लग रहा। ठीक, अच्छा, अब अगर मैं इसको यहां से dx डिस्टेंस और आगे खींच दूं, अगर मैं इसको यहां से dx डिस्टेंस और आगे खींच देता हूं, ठीक है, तो इस फोर्स के द्वारा एक वर्क होगा। सबसे पहले आपको यह सोचना है कि जो ये फोर्स kx है और जो ये डिस्प्लेसमेंट dx है, क्या ये सेम डायरेक्शन में है? नहीं, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ये क्या है? ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है ना। अब मैं निकालना क्या चाहता हूं यहां पर, मैं निकालना चाहता हूं कि अगर मैं इस ब्लॉक को या स्प्रिंग को x इक्वल टू 0, जो नेचुरल लेंथ थी वो मेरा क्या था, वो मेरा x इक्वल टू 0 था। अगर मैं इसको x इक्वल टू 0 से खींचना शुरू करता हूं और x डिस्टेंस आगे खींच देता हूं तो कितना वर्क होगा? ठीक है ना। तो मैंने कहा kx खींचने के बाद मैं dx आगे लेके जाता हूं, ठीक है, तो कितना वर्क होगा? तो एक छोटा सा वर्क dw होगा ना, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट में छोटा सा वर्क, कितना? फोर्स kx, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट dx, और इनके बीच में एंगल है 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए वर्क डन आएगा नेगेटिव। इसलिए वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, छोटा सा वर्क डन। अगर टोटल वर्क डन निकालना है 0 से लेकर x तक का, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों को? हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, जोड़ना पड़ेगा इस सारे छोटे छोटे वर्क डन को। और लिमिट क्या रहेगी? x की 0 से लेकर x तक या x1 तक, जहां तक भी आप खींचना चाहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो माइनस के बाहर आएगा, x dx का इंटीग्रेशन x²/2 होगा। 0 से लेकर x तक खींच रहे होंगे आप, तो k/2 x² माइनस 0², तो माइनस हाफ के x², ये हमारा वर्क डन आने वाला है। माइनस हाफ के x², ये हमारा वर्क डन आने वाला है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है आपको? माइनस हाफ के x², ये हमारा वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन आया। जब हम इसको दूर खींच रहे हैं, फोर्स पीछे लग रहा है और वर्क डन कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। जब इसको छोड़ देंगे तो ये वापस आ रहा होगा। जब ये वापस आ रहा होगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो यही क्या वर्क डन हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहां तक आपको? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे तो हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं। ये एक केस है जो कि बहुत पॉपुलर केस है, जो कि आपको समझना है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग के बारे में भी हम लोगों ने अब देख लिया। ओके, तो अब हम बात करते हैं वर्क डन बाय ग्राफ्स की। ग्राफ्स के जरिए भी हम वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, केवल इंटीग्रेशन करके नहीं निकाल सकते, हम ग्राफ के जरिए भी निकाल सकते हैं। अब ग्राफ का मीनिंग क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक, तो पहले समझते हैं ग्राफ के अंदर और इंटीग्रेशन के अंदर क्या हमारे पास रिलेशन होता है। ठीक है, पहले वो समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो सपोज करते हैं हमारे पास यहां पर एक फोर्स और यहां पर हमारे पास x है। ठीक है, ग्राफ्स नॉर्मली 1D मोशन के लिए ड्रॉ किए जाते हैं। 2D के लिए क्या रखेंगे? x रखेंगे कि y रखेंगे? तो हम 1D मोशन के लिए नॉर्मली ग्राफ्स आपको देते हैं, और 1D के ऊपर जब क्वेश्चन आएंगे तो आप वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं बच्चा? इंटीग्रेशन f dx लिखते हैं। इंटीग्रेशन f dx लिख देते हैं, है ना बच्चा? अब ग्राफिकली क्या मतलब है? मान लिया हमारे पास एक f और x के बीच में ग्राफ है, ठीक है, और ग्राफ को जा रहा है इस तरीके से, कोई भी वेरिएबल ग्राफ ले लिया। अब हम यहां पे क्या करते हैं, मान लेते हैं, देखिए एक दूसरा कलर ले लें हम, थोड़ा सा और सुंदर दिखेगा आपको। तो यहां से अगर x डिस्टेंस पे हम गए और इस तरीके से हमने यहां पर एक dx विड्थ का एलिमेंट लिया। अब जो ये लेंथ है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई यहां पर एक फोर्स भी तो होगा। तो एक रेक्टेंगल सॉर्ट ऑफ यहां पे बन रहा है, एक छोटा सा पतला सा स्ट्रिप बन रही है। इट इज अ सॉर्ट ऑफ ए रेक्टेंगल, ओके।
जिसकी जो लेंथ है वो f आ गई, जो ब्रेथ आ गई वो कितनी आ गई, dx आ गई। सो टेल मी व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, इस स्ट्रिप का एरिया कितना है? तो आप बोलोगे सर लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एरिया कितना आ गया हमारे पास, f इंटू dx एरिया आ गया, और क्योंकि छोटी सी स्ट्रिप है छोटा सा एरिया आ गया हमारे पास, dA इक्वल्स टू f इंटू dx। ठीक है ना। अगर आप x को वेरी करते चले जाओगे, अगर आप x को वेरी करते हुए चले जाओगे, मान लिया आप x को वेरी कर रहे हो कहां से कहां तक, x1 से लेकर x2 तक वेरी कर रहे हो, आप x1 से लेकर x2 तक वेरी कर रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी स्टेप x1 के बाद x2 तक बनती हुई चली जाएंगी। उन सभी छोटी 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 स्टेप्स को आप जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा आपको, उन सबको जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है। उसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों कि अगर हमें जोड़ना है तो जोड़ने का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। जोड़ने का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। और जो इन सभी छोटी छोटी स्टेप्स को जोड़कर आपको मिलेगा, इंटीग्रेशन करके आपको मिलेगा, वो क्या मिलेगा बच्चों आपको, वो मिलेगा आपको एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर fx ग्राफ मिलेगा, एरिया अंडर fx ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना। और ये क्या मिलेगा आपको, आप देखो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, ये क्या है, ये कुछ और नहीं बल्कि वर्क डन ही तो है। तो वर्क डन क्या होता है बच्चों, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है एरिया अंडर द fx ग्राफ। अगर आपको फोर्स और पोजीशन के बीच में ग्राफ मिल रहा है, उसका एरिया निकालेंगे, यू विल गेट द आंसर ऑफ द वर्क डन। बहुत सिंपल, ग्राफ के जरिए निकालना तो और भी आसान हो गया, केवल क्या निकालना है, एरिया निकालना है, केवल क्या निकालना है, एरिया अंडर फोर्स और पोजीशन, ग्राफ का एरिया निकालेंगे, हमें वर्क डन मिल जाएगा। समझ गए बच्चों। तो अब एक क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन हम उसमें देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स और पोजीशन का ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, ये लाइन आपके सामने इस तरीके से जा रही है, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन ऑन द बॉक्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल्स टू 5। एरिया अंडर द ग्राफ तो लेना है, लेकिन कहां से कहां तक लेना है वो लिमिट बताएंगे। x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू 5 तक ही आपको जो एरिया है वो लेना होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा डार्क कलर उठा लेते हैं हम लोग। तो अब x इक्वल्स टू 5 यहां कहीं पर है, दैट इज x इक्वल्स टू 5। x इक्वल्स टू 5 पर यहां पर क्या है, तो आप देखिए ये 20 है, ये 30 होगा, ये 40 है, 30 और 40 के बीच में ये क्या है, ये है 35 न्यूटन, ठीक है ना। तो 5 पर ये क्या है, ये है 35 न्यूटन। अब फोर्स हमारा ऐसा जा रहा है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, एरिया अंडर द ग्राफ, मतलब कौन सा एरिया निकालना है, हमें निकालना है ये एरिया, देखिए यहां से ये एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा एरिया, ये क्या है, ये एक ट्रेपीजियम है। ये क्या है, ये एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। या तो इसको ट्रेपीजियम मान सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, इसको आप एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल में ब्रेक कर सकते हो। जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये लीजिए, जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये एक ट्रायंगल हो गया, जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये एक रेक्टेंगल हो गया। आप ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल भी कर सकते हो, या फिर एक ट्रेपीजियम भी बोल सकते हो, मैं दोनों से करके दिखाता हूं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो जो ये वाला ट्रायंगल का एरिया है, ट्रायंगल का एरिया कितना है हमारे पास, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 5 इंटू एल्टीट्यूड। अब ये एल्टीट्यूड कितना है, यहां से लेकर यहां तक, देखो ये कितना है हमारे पास, ये 10 है, ठीक है ना। ये 20 है तो ये 10 है, तो 10 और 35, ठीक है। तो ये कितना डिस्टेंस आ गया, ये कितना डिस्टेंस आ गया, 35 माइनस 10 आ गया, कितना हो गया, ये 25 हो गया। तो उसको 25 से हम करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। 25 से कर देंगे इसको हम मल्टीप्लाई, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अब हम इसको कट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय दिस हो जाएगा 62.5, ठीक। अगर यूनिट में जाएंगे तो बन जाएगा न्यूटन एंड मीटर या फिर जूल्स, इसको आप बोल सकते हैं। अब नीचे आते हैं रेक्टेंगल के ऊपर, रेक्टेंगल में ये कितनी हाइट है, ये है 10, ये कितनी ये डिस्टेंस है, ये है 5। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 50 जूल्स। टोटल वर्क डन कितना आया, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और आपका आंसर कितना आएगा 62.5 प्लस
50 joules, 0.5 to 112.5 joules is the answer. समझ गए बच्चों? अगर आप इसको ट्रेपीजियम लेते हैं तो भी सॉल्व कर सकते हैं। ट्रेपीजियम के लिए क्या आंसर आएगा बच्चों? देखो ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इस ट्रेपीजियम के अंदर एक साइड ये है, दूसरी साइड ये, दोनों पैरेलल है आपस में, इनका सम करना पड़ेगा। तो ये कितना है 35 है, कितना है 10 है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगी 35 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड जो कितना है वो है 5। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड कितना है वो है 5। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम? 5 से करेंगे। तो कितना आएगा ये 45 इंटू 5 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। तो कितना हो जाएगा ये 5 5 25, 225 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 112.5 जूल्स आएगा। देखो मैच कर रहा है नहीं कर रहा? बिल्कुल मैच कर रहा है सर। तो ट्रेपीजियम भी लेके कर सकते हो, रेक्टेंगल ट्रायंगल बना के भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एरिया अंडर द एफएक्स ग्राफ आपको देगा वर्क डन। अच्छा एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको ग्राफ में मिलता है कुछ इस तरीके से, देखिए अगर आपको ग्राफ में मिलता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो जो ऊपर वाला एरिया है वो लेना है पॉजिटिव और जो नीचे वाला एरिया लेना है ये लेना है नेगेटिव। ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव, दोनों को जोड़कर नेट रिजल्ट निकलेगा। पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, बस। ठीक है, तो जब भी ग्राफ आएगा एफएक्स का, उसका एरिया लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? वर्क डन मिलेगा। ठीक है, तो बच्चा आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? आज की क्लास में हमने देखा कि वर्क डन क्या होता है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, मीनिंग ऑफ वर्क डन क्या होता है, ठीक है ना, वेरिएबल फोर्स होगा तो क्या करना होगा, किस तरीके से शॉर्टकट निकाल सकते हैं हम कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है ना, ये सारी बातें हमने आज की क्लास में देखी। और डिस्प्लेसमेंट किसका है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का। ग्राफ के जरिए भी हमने वर्क डन निकाला। बहुत सारी बातें हमने आज की क्लास में करी। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगली क्लास में मिलेंगे तो हम और बातें करेंगे यहां पर। ठीक है, इसके आगे हम और बातें करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।